हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th के इतिहास से सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का सभी प्रश्न उत्तर है। तो जैसा कि चैप्टर 1 कंप्लीट किए जा चुके हैं और चैप्टर 2 से रिलेटेड पूरा बुक्स पढ़ाया जा चुका है और इसके ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान एवं मिलान करे का भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो जरूर देख लें ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें है सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो 20 शब्दों में उसका उत्तर देना है। तो शब्द की महत्व बहुत है, तो आप शब्द का महत्व समझकर ही इसका उत्तर दें। तो चलिए फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट में है कि पूंजीवाद क्या है। तो इसका उत्तर है ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। पूंजीवाद उसे कहते हैं जिसमें जो है उत्पादन के सभी साधन पे है जो किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, वो पूंजीवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। तो इसका उत्तर है कि जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए, इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जार जो रूस के शासक को बोला जाता था, सम्राट को, उन्होंने जो है उनकी सेना ने जो है निहत्थे लोगों पर जो है काफी गोलियां बरसाई थी जिससे बहुत लोग मारे गए। इसी कारण जो है 9 जनवरी 1905 को ये घटना हुई थी, तो इसलिए 9 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो इसका उत्तर है 1917 की रूस की महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। 1917 की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, ये रूस की महान क्रांति, उसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। मतलब है कि वैसे समाज जिसमें जो है किसान, मजदूर, आम लोग आते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति के पूर्व जो है किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे करों के वेल्म से दबे थे। मतलब है कि क्रांति से पूर्व जो है वहाँ के किसान की स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। उसका जो है पूंजीपति लोग जो है उसका शोषण किया करते थे, किसान का, मजदूर लोग का। तो इसलिए जो है इसकी स्थिति काफी दयनीय थी रूस क्रांति के पहले। तो चलिए अब देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसका उत्तर देना है 60 शब्दों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है कि रूसी क्रांति के होने का क्या क्या कारण थे, तो 2 कारण उसमें बताना है। तो इसमें पहला है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी। गलत सलाहकारों के कारण जो है जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। मतलब है कि वहाँ के जार जो है निरंकुश था, अयोग्य शासन के कारण जो है रूस की राजनीतिक संरचना का स्थापित हुई, जिसमें जो है गलत सलाहकार के कारण जो है वहाँ के लोगों की स्थिति काफी बद से बदतर होती चली गई। सेकेंड है कि कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। किसान जो लोग थे उसकी स्थिति जो है काफी दयनीय थी रूस की किसानों की, और उसके पास जो है पूंजी का भी बहुत अभाव था, वो करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में क्रांति का होना जो है निश्चित था। ये 2 कारण हैं जैसे रूसी क्रांति होने का।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसीकरण की नीति जो है क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। इसका उत्तर है कि सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः जो है स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। मतलब है कि रूस में जो है विभिन्न देशों के लोग रहते थे, तो उसके भाषा, रस्म रिवाज सभी अलग अलग थे, बोलचाल। तो परंतु जो है रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय द्वारा जो है रूसीकरण की नीति से परेशान थे। इसके अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया गया। वहाँ के लोगों का सब अलग अलग जाति के लोग थे, तो इसलिए उनकी भाषा, रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। परंतु जो है रूस के जो शासक थे निकोलस द्वितीय, उसके द्वारा जबरदस्ती जो है उन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया गया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1868 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलों ने विद्रोह किया, तो निर्दयतापूर्वक उसका दमन किया गया। इससे रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। इस कारण जो है जबरदस्ती उस पे भाषा, शिक्षा और संस्कृति रूस की लादने के कारण जो वहाँ पे अल्पसंख्यक में जो है हलचल मच गई। इसलिए इसी कारण बस जो है 1868 में जो है पोलो ने विद्रोह कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। बताना है कि साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। तो उसका उत्तर है कि कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसने पूंजीवाद का विरोध कर वर्गहीन समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योग दिया। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने जो है एंगल्स के साथ मिलकर जो 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें जो है वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार का स्पष्ट किया गया था, जिसमें जो है ये पूंजीवाद का विरोध किया गया था और वर्गहीन समाज जो था उसकी स्थापना की बात की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे। नई आर्थिक नीति जो लेनिन के द्वारा घोषित किया गया था, वो जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे बताना है। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवाद से टकराना संभव नहीं है। अतः उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यांकनों को की तरजीह दिया, ताकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच संतुलन बना रहे। लेनिन जो था एक सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिक था, परंतु जो है उसका ये पूरी तरह जो समाजवादी व्यवस्था लागू करना असंभव था पूंजीवादी पर। इसलिए जो है उसने जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों से कुछ समझौता किया करते हुए जो है नई आर्थिक नीति को घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे। रूस की जो पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, तो क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जो है जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु जो थे रास्पुटिन पादरी जैसा
निकृष्ट व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण जो है राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ये सेना जार जो थे निकोलस द्वितीय, उसने जो है युद्ध का कमान अपने हाथ में लिया, जिसके कारण जो है उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी जरीना और उसके जो गुरु थे रास्पुटिन जो थे, वो दोनों को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण जो है रूस के राजतंत्र की जो प्रतिष्ठा है गिर गई और वहाँ जो है ये गृह युद्ध मतलब रूस क्रांति होने का कारण बन गया। चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें जो है 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। उत्तर है कि रूसी की क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। पहला जैसे है कि जार की निरंकुशता। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, वह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। उसे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। उसके द्वारा नियुक्त अफसरशाही व्यवस्था अस्थिर, जड़ और अकुशल थी, अतः जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन के कारण जो है वहाँ की जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। सेकेंड है रीजन कि कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में उनके पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। कृषकों की दयनीय स्थिति भी एक क्रांति का कारण बना। तीसरा है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को अधिक काम करने के बदले कम मजदूरी मिलती थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मजदूरों की दयनीय स्थिति भी जो है रूसी क्रांति के कारण बना था। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। यहाँ औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष था। रूस में जो है राष्ट्रीय पूंजी का भी बहुत अभाव था, औद्योगिकरण की समस्या थी, जिसके कारण जो है विदेशी पूंजी पर ये लोग निर्भर थे रूस के, और विदेशी पूंजीपति जो है इसका शोषण, आर्थिक शोषण करते थे। ये भी जो है रूसी क्रांति होने का कारण बना। नेक्स्ट है कि रूसीकरण की नीति। जार निकोलस द्वितीय ने विभिन्नताओं का ख्याल न करते हुए देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया, जिससे जनता में राजतंत्र के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। रूस में जो है भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे, तो भिन्न भिन्न भाषा और उनकी रस्म रिवाज थे, जिसके कारण फिर उसने उन लोगों पर जो है जार निकोलस द्वितीय के द्वारा रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण जो भी है रूसी क्रांति होने का एक कारण बना। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने आर्थिक सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध ने रूस में प्रथम क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। विदेशी घटना भी है जो ये रूसी क्रांति होने का कारण बना, जैसे कि रूस जापान युद्ध और फिर ये प्रथम विश्व युद्ध। ये सब जो है रूस जापान युद्ध के बाद रूस में प्रथम क्रांति हुई, फिर प्रथम विश्व युद्ध ने के बाद जो है बोल्शेविक क्रांति का होने का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखते हैं कि मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। लियो टोल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक जो वैचारिक क्रांति को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। रूस का पहला साम्यवादी
प्लेखानोव जारशाही का अंत कर जो है राम साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। उसने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। बहुमत वाला दल बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति का पक्षधर था, जबकि मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की मांगों को उठाता था। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों के संगठन जो है रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूसी सेनाओं की हार को ध्यान में रखते हुए जार ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया, जिससे उनके खिलाफ षड्यंत्र का मौका मिला और राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। ये सभी जो हैं रूसी क्रांति के कारण बने। आप 150 शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है। तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने घोषित किया था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। तो लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। फर्स्ट है कि किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। पहला है कि किसानों से अनाज नहीं लिया गया, जैसा कि पहले होता था कि किसानों के पास से उसका हिस्सा का दे दिया जाता था, फिर सारा अपना राजकोष में ले लिया जाता था। पर नई आर्थिक नीति के बाद जो है किसानों से अनाज ना ले लेने के स्थान पे उससे एक निश्चित कर लगाया गया उन पे। सेकेंड है कि यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। नेक्स्ट है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट है कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। नेक्स्ट है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा किया गया। फिर है कि विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। ये सब के द्वारा जो है नई आर्थिक नीति लागू करने का जो है फिर प्रमुख बातें हैं। और नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा घोषित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, और ये सब उसकी प्रमुख बातें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के होने के जो क्या क्या प्रभाव पड़े रूसी क्रांति होने के बाद, इसका पूरा वर्णन करना है। तो देखते हैं। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता जो है रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूसी क्रांति के बाद जो है श्रमिक अथवा जो है सर्वहारा वर्ग था वो रूस में उसका सत्ता स्थापित हो गया और इस आंदोलन के पश्चात जो है अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन होने लगे। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व जो है विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व।
इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। पूंजीवादी विश्व जो है अमेरिका को बोला जाता है और सोवियत रूस हुआ। रूसी क्रांति के पश्चात जो है आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार जो है स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट है कि इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। इस रूसी क्रांति के बाद जो है एशिया और अफ्रीका में भी उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया और जो है राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक वैचारिक जो है समर्थन प्रदान किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जीवनी पूरा का वर्णन करना है और उनके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे उसका पूरा वर्णन करना है। तो 150 शब्दों में आंसर देना है। तो इसका उत्तर आप देखें तो है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रिरिया नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स जो थे मार्क्स जो है हीगल के विचारों से प्रभावित थे। 1843 में उन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ किया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में जो है मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से हैं जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ये इनकी जीवन के वर्णन था। चलिए अब इसके सिद्धांत देखते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। मार्क्स के कुछ सिद्धांत दिए गए जो निम्नलिखित हैं। पहला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत। नेक्स्ट है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नेक्स्ट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, तथा फिर नेक्स्ट है कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और लास्ट है फिफ्थ की राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ये 5 जो है सिद्धांत मार्क्स के दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवादी जो थे उनके पूरा वर्णन करना, उनके विचार का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर देखिए। यूटोपियन जिसे स्वप्नदर्शी बोला जाता है, समाजवादियों के विचार निम्न हैं। सेंट साइमन वे प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे जिसने जो है समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और लोगों को एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। सेंट साइमन वे जो थे उन्होंने एक घोषणा किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट है चार्ल्स फॉरियर। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। चार्ल्स फॉरियर जो थे उनका मानना था कि श्रमिक जो लोग हैं उन्हें छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। लुई ब्लॉं फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्लॉं का मानना था कि आर्थिक सुधार के पहले जो है राजनीतिक सुधार जरूरी है। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन, ब्रिटेन के थे उद्योगपति ब्रिटिश रॉबर्ट ओवन, वह सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जिसने बताया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। रॉबर्ट ओवन जो ब्रिटेन के थे उनका मानना था कि जो है संतुष्ट श्रमिक ही जो है वास्तविक श्रमिक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लें और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका भी वीडियो नेक्स्ट आएगा, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।